गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ऑडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। निबंध विधा पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है नाटक। हिंदी नाटक में देखिए इसको हम लोग हिंदी नाट्य विधा जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले नाटक क्या है, दूसरी चीज इसमें नाट्य विधा का आरंभ देखेंगे कि हिंदी नाट्य विधा का आरंभ जो है वो कब किस दौर में शुरू हो रहा है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हिंदी नाटकों की पूर्व पीठिका पर होगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो ये एक हिंदी साहित्य की एक जो ये बहुत ही लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य की ये जो क्लास से पहले क्या उस क्लास की पीडीएफ नहीं मिल सकती? मतलब नहीं, क्लास से पहले उसकी पीडीएफ का क्या करेंगे आप? पीडीएफ की तो ज़रूरत बाद में ही पड़ेगी ना। ठीक है, उसके बाद इसकी पूर्व पीठिका पर चर्चा होगी। मतलब हिंदी नाटक जो है ये पूरी तरह से मौलिक विधा नहीं है। ये विधा जो है वो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आई है, तो इसलिए इसके पूर्व पीठिका पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। इसके बाद तथ्यगत जानकारियों में हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, ये चूंकि ये एक विवादित विषय है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मान रखा है। इसका निर्धारण करने के बाद नाटक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद नाटक का विवेचन, मतलब जो नाट्य विधा है इसका विवेचन देखेंगे हम लोग। अब ये जो विवेचन हम लोग देखेंगे ये दो आधार पर देखना होता है। एक तो काव्य शास्त्रीय आधार पर, यानी जो परंपरा से चलते आया है, और दूसरा आधुनिक आधार पर। तो इसमें दो पहलू बनेंगे आपके, काव्य शास्त्रीय और दूसरा जो होगा वो आपका आधुनिक। इन दोनों ही आधारों पर नाट्य विधा का विवेचन किया जाना होता है। इस विवेचन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, जहां से आपसे ज्यादातर प्रश्न उठाए जाते हैं, वो है आपका काव्य शास्त्रीय विवेचन। मतलब इसके अंतर्गत नाटक के भेद प्रभेद प्रकार, उसके तत्व, सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी जब हम लोग नाट्य विधा का विवेचन करेंगे। इसी में नाटक के सब भेद उपभेद प्रकार, ये सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी, या इसके साथ साथ नाटक के जो भी तत्व हैं ये सब भी इसके साथ ही आएंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे तथ्यगत जानकारियों पर, यानी इसके बाद ये सारी चीजें खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे हिंदी के प्रमुख नाटककार एवं नाटक।
जितने भी मुख्य मुख्य नाटककार हैं उन पर और उनके नाटकों के बारे में जो मुख्य हैं उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे हम लोग, प्रमुख नाटककार एवं नाटक में। तो इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप होगा। आपने क्वेश्चन के पैटर्न में देखा होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाट्य विधा के आरंभ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। हिंदी नाटक की जो पूर्व पीठिका है, मतलब हिंदी नाट्य विधा का जो आरंभ हम आधुनिक युग से मानते हैं, उससे पहले भी कुछ नाट्य लेखन हुए हैं जो कि ब्रज भाषा में है या प्राकृत वगैरह में है। तो उन नाटकों की चर्चा भी यहाँ पर की जानी होती है पूर्व पीठिका के अंतर्गत। इसके बाद हिंदी के पहले नाटक को लेकर के विद्वानों में मतभेद की स्थिति है, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है, तो अलग अलग विद्वानों के आधार पर इसको देखा जाएगा। फिर नाटक के संबंध में इस नाट्य विधा के विकास आदि में अन्य जिन भी चीज़ों का योगदान देखा जाता है या नाटक के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों के जो कथन हैं उन पर चर्चा यहाँ पर की जाती है। और सबसे खास जो इसमें आपका टॉपिक बनेगा नाट्य विधा का विवेचन, जहाँ पर आपको नाटक के भेद, उपभेद, प्रकार, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है आपका कि हिंदी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। ठीक है। नाट्य विधा के वर्गीकरण का जहाँ तक प्रश्न है, तो नाट्य विधा का जो वर्गीकरण किया जाता है, आप सभी जानते हैं कि हिंदी नाट्य लेखन के क्षेत्र में आरंभ तो भारतेंदु युग से हो जाता है हिंदी नाट्य लेखन का, लेकिन हिंदी नाट्य लेखन के क्षेत्र में एक क्रांति जो आती है वो आती है प्रसाद के दौर से। इसलिए हिंदी नाट्य लेखन का वर्गीकरण जो किया जाता है वो प्रसाद जी को केंद्र में रखते हुए किया जाता है। यानी हिंदी नाटक विधा का वर्गीकरण करना है तो उसको आपको प्रसाद जी को केंद्र में रखते हुए देखना चाहिए। यानी प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद योगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक, इस तरह से हमें देखना होता है। तो यहाँ पर केंद्र में जो है केंद्रीय व्यक्तित्व आपका आ जाता है प्रसाद जी का। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग हिंदी नाट्य विधा, हिंदी नाटक है क्या, इसके साथ साथ इसका आरंभ कहाँ से हमें स्वीकार करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक नाटक शब्द का प्रश्न है, आप समझ सकते हैं कि नाटक शब्द जो है नट धातु के रूप में देख सकते हैं या नट संज्ञा के रूप में भी देख सकते हैं। धातु के रूप में देखते हैं तो इसके साथ प्रत्यय, अक प्रत्यय जब जुड़ता है तो नाटक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और इसे बतौर संज्ञा देखते हैं तो नट का मतलब आप सभी समझते ही होंगे, नट का मतलब जो कलाकार होता है या करतब दिखाने वाला। मतलब आज की भाषा में हम कहें तो इसको हम कैरेक्टर जो अभिनय करता है, जो अभिनेता होता है, उसी को कहा जाता है नट। तो यदि इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ की ओर जाते हैं आप नाटक के, तो नाटक का व्युत्पत्ति परक जो अर्थ निकलता है वो निकलता है नट की क्रिया, नट के द्वारा की जाने वाली क्रिया, अर्थात वह क्रिया जो कलाकार या अभिनेता के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है उसको नाटक कहा जाता है। ठीक है। ये विधा जो है आप देखते हैं कि ये बहुत पहले से चली आ रही है। जहाँ तक हिंदी नाट्य लेखन का प्रश्न है तो हिंदी नाट्य लेखन का आरंभ जो स्वीकार किया जाता है वो आधुनिक काल के भारतेंदु युग से स्वीकार किया जाता है। हिंदी नाट्य लेखन का आरंभ आधुनिक काल से, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि इसके पहले भी हम देखते हैं कि संस्कृत और प्राकृत में एक समृद्ध, एक बहुत ही मजबूत नाट्य लेखन परंपरा जो है वो विकसित हो गई थी। तो ये भी तय है कि परंपरा के माध्यम से ये चलते चलते हिंदी तक पहुंची है, पहले संस्कृत में फिर प्राकृत में, उसके बाद हिंदी के विभिन्न स्वरूपों में इसका समावेश दिखाई देता है। अब जहाँ तक संस्कृत या प्राकृत का प्रश्न है तो संस्कृत में नाट्य विधा जो है वो काव्य के अंतर्गत रखी जाती है।
संस्कृत में काव्य जो है वो दो तरह के, मुख्य रूप से दो तरह के माने गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य में आपके प्रबंध, मुक्तक, इस तरह की रचनाएं जो हैं वो आती हैं, और दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है वो नाटक आता था संस्कृत साहित्य में। लेकिन यहाँ पर हिंदी में आने के बाद यही विधा जो है ये गद्य की एक सशक्त विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यानी हिंदी में जो हम नाटक पढ़ते हैं वो काव्य विधा में न होकर के आपकी गद्य विधा में है, जबकि संस्कृत में इसका स्थान जो है वो काव्य विधा में दृश्य काव्य के रूप में माना गया है। हम देखते हैं कि आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग से पहले भी कुछ एक गिने चुने नाटक जरूर लिखे गए हैं, लेकिन जो नाटक के प्रतिमान होते हैं, नाटक के जो मानक होते हैं आलोच्य स्तर पर, उन मानकों को पर खरे नहीं उतरते पहले के लिखे गए नाटक, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा साहित्यिक महत्व नहीं दिया जाता है। बावजूद इसके इतिहास लेखन के क्रम में अलग अलग विद्वानों ने उन नाटकों का, उन रचनाओं का उल्लेख अवश्य किया है, किसके द्वारा रचित हैं या किस भाषा में लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि उन नाटकों की जो बात हम करेंगे वो हिंदी के प्रथम नाटक होने के संदर्भ में होंगे, क्योंकि वो आधुनिक युग से पहले लिखे गए हैं, ज़्यादातर ब्रज भाषा में या कुछ एक प्राकृत में भी मिलेंगे। तो इन नाटकों पर विशेष रूप से चर्चा इसलिए आवश्यक बन जाती है क्योंकि इनको लेकर के विद्वानों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में ये एक विवाद की समस्या बनी रही कि इनमें से हिंदी को पहला नाटक किसे माना जाए। अब कोई भी रचना, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, किसी भी विधा की किसी भी रचना को प्रथम मानने से पहले उसके कई पैरामीटर होते हैं। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि कालक्रम के आधार पर जो सबसे पहले लिख दिया गया उसी को पहला मान लिया जाए। वस्तुतः ऐसा नहीं है। कोई भी रचना, किसी भी रचना को अगर किसी खास जगह पे प्रतिष्ठित करना है, उसे कोई खास क्रेडिट देना है, तो उसके लिए उसकी जो परख होती है वो साहित्य की हर कसौटी पर की जानी चाहिए, न कि सिर्फ कालक्रम के आधार पर पहले या बाद से निर्धारित होना चाहिए। तो ये तय हो जाता है कि जब भी ऐसी किसी विधा का प्रतिष्ठापन होता है, किसी भी विधा का, तो उसमें एक तो कालक्रम तो है ही है, कालक्रम के आधार पर देखा जाना है ही है, लेकिन कालक्रम के समानांतर वो जो विधा है उस विधा के अन्य प्रतिमानों पर भी हमें ये देखना होता है कि उन अन्य प्रतिमानों पर यह रचना खरी उतर पाती है या नहीं उतर पाती है। यदि ये रचना सारे प्रतिमानों को पूरा करती है तब उसे उसका क्रेडिट मिलता है, अन्यथा उसे वहां से दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में जो आधुनिक युग से हमने नाटक की शुरुआत की बात की, आधुनिक युग से नाटक तो शुरू होता है, लेकिन उससे पहले जो रचे गए हैं उनको लेकर के इतिहासकारों में जो मतभेद की स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उनका संदर्भ लेना जरूरी है। ठीक है, तो आधुनिक काल से पहले कुछ नाटक ऐसे आपको मिलेंगे जो लिखे गए हैं, जिनमें रामायण महानाटक एक नाम आता है जिसका समय है 1610 ईस्वी और ये लिखा गया है प्राणचंद चौहान के द्वारा। दूसरा करुणाभरण 1657 ईस्वी का नाटक है जो लिखा गया है लछीराम के द्वारा। शकुंतला नाटक का नाम आता है 1680 जो नेवाज ने लिखा। आनंद रघुनंदन का नाम आता है 1700 ईस्वी जिसको महाराजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा। सभासार का नाम आता है 1700 ईस्वी जिसके रचनाकार रघुराय नागर हैं। राम करुणाकर का नाम आता है 1840 ईस्वी जिसके रचनाकार उदय हैं। दूसरा हनुमान नाटक का भी नाम आता है 1840 ईस्वी जिसके रचनाकार उदय हैं। वस्तुतः ये जितने भी नाटक हैं ये आपके आधुनिक काल से पहले लिखे जा चुके हैं, भारतेंदु युग से पहले लिखे जा चुके हैं। बावजूद इनमें इस चीज को लेकर के ये स्थिति मतलब भ्रम की स्थिति बनी रही, क्योंकि ये नाटक के सारे प्रतिमानों पर खरे नहीं उतरते, इसलिए इनको लेकर के इनमें से एक नाटक आपको ऐसा मिलेगा जो है आपका आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन इसमें से जो नाटक एक है, इसको आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के अंतर्गत नाट्य आलोचना के क्रम में इसे हिंदी का पहला मौलिक नाटक कहा है और ज्यादातर विद्वान इसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते भी हैं। अब यहाँ पर कई बिंदुओं पर, अब जैसे शकुंतला की बात करें तो ये मौलिक नहीं है, ये अनुदित है।
अन्य नाटकों में नाटक के जो भी पैरामीटर होते हैं उन पैरामीटर पर, उन मानकों पर ये सारे खरे नहीं उतरते, तो इसलिए इनको हिंदी का पहला नाटक होने का क्रेडिट नहीं मिल सकता। वस्तुतः कालक्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत पहले लिखे जा चुके हैं, फिर भी इनको हिंदी का पहला नाटक इसीलिए नहीं कहा गया कि ये समस्त मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। यहां से एक नाटक को निकाल के हम लोग लेके चलेंगे आगे, आनंद रघुनंदन को, जिसकी चर्चा आचार्य शुक्ल ने भी अपने साहित्य इतिहास में की है। परवर्ती अन्य इतिहासकारों या आलोचकों ने भी इस पर अपनी लेखनी चलाई है, इसको लेकर के अपने अपने मत विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अब यहां पर इन सभी नाटकों में जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि आनंद रघुनंदन ही एकमात्र ऐसा है जो नाटक की समस्त विशेषताओं से युक्त प्रतीत होता है और सामान्य सहमति से इसको हिंदी का पहला नाटक माना गया है। ठीक है, ये तथ्य जो है आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो समस्त विशेषताओं से युक्त है, नाटक के समस्त प्रतिमानों पर खरा उतरता है, वो है आपका आनंद रघुनंदन। इसीलिए इसको हिंदी का पहला मौलिक नाटक कहा गया है। ये मत जो प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और इसको लेकर के सामान्य सहमति भी बनती है। सामान्य रूप से इसे ही, जैसे एक जनरल क्वेश्चन हो कि हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन है, तो सीधा सा उत्तर आनंद रघुनंदन ही होना चाहिए। इसको लेकर के कोई विवाद की स्थिति नहीं पनपनी चाहिए। अब पहले नाटक को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, इन पर चर्चा एक बार हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला मत जो है आपका भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी जो हैं ये गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित नहुस को पहला नाटक मानते हैं, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो भारतेंदु जी ने नहुस को, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुस को पहला नाटक माना है। इसके बाद आचार्य शुक्ल की बात करें तो शुक्ल की बात हमने कर ही ली है, उन्होंने आनंद रघुनंदन को पहला नाटक माना है, जिसके रचनाकार विश्वनाथ सिंह हैं। इसके बाद गणपति चंद्रगुप्त जो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास वाले गुप्त जी हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला नाटक जो माना है वो गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय जो है वो विद्यापति के द्वारा रचित नाटक है, जिसकी भाषा मैथिली है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने विद्यापति द्वारा रचित गोरक्ष विजय को हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें, बच्चन सिंह ने भी शुक्ल जी के मत का अनुसरण किया है। बच्चन सिंह ने भी आनंद रघुनंदन को ही हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। इसके बाद डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा की यदि हम बात करें तो डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं इन्होंने देल्हणकृत गय सुकुमार रास, देल्हण जो है वो अपभ्रंश के रचनाकार हैं, तो उनकी रचना गय सुकुमार रास को हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत को प्रस्तुत किया है, जिसमें से सामान्य सहमति जो है वो शुक्ल जी के मत को लेकर ही है और आनंद रघुनंदन को ही हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया गया है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने भी यही कहा है, आचार्य शुक्ल ने भी यही कहा है। तो ये तो हो गई आपके हिंदी के प्रथम नाटक की बात। भारतेंदु जी ने आरंभिक नाटकों का एक क्रम प्रस्तुत किया है। भारतेंदु जी के अनुसार आरंभिक नाटकों का क्रम देखा जाए, पहले दूसरे तीसरे चौथे नाटक हिंदी के कौन हैं, तो भारतेंदु जी के मतानुसार पहला नाटक चूंकि उन्होंने हिंदी का नहुस माना है गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा, हिंदी का दूसरा नाटक जो भारतेंदु जी ने माना है वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित शकुंतला नाटक को माना है। तीसरा नाटक जो माना है भारतेंदु जी ने, उन्होंने स्वयं का अपना विद्या सुंदर जो उन्होंने बांग्ला से अनुदित किया था 1868 में, उसको उन्होंने तीसरा नाटक माना है। और भारतेंदु जी ने चौथा नाटक जो माना है वो लाला श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को माना है। तो इस तरह से भारतेंदु जी ने पहले दूसरे तीसरे और चौथे नाटक का एक क्रम प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पहला नाटक जो है वो नहुस, दूसरा शकुंतला, तीसरा विद्या सुंदर और चौथा नाटक जो है आपका तप्ता संवरण है। तो इस तरह से भारतेंदु जी ने
नाटकों का जो क्रम अपना निर्धारित किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस पर भी आपने नजर रखनी है। हिंदी का पहला नाटक किसने किसको माना है, इस पर भी आपको नजर रखनी है। और सामान्य सहमति क्या है, इस पर भी आपको दृष्टि बनाए रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद नाट्य विधा के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें हम लोग, जो कि याद रखने हैं। ये सामान्य जानकारी है, एक तरह से जनरल नॉलेज है नाटक के संबंध में। तथ्य जो है हम मतलब हमारे नाटक से बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं है। नाटक के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियाँ जो ध्यान रखनी है कि खड़ी बोली में पहली बार राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा शकुंतला नाटक की रचना हुई, जो कि मतलब खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक है। हालांकि ये मौलिक नाटक नहीं है, यदि इसको देखेंगे तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम को आधारगत करते हुए उसका खड़ी बोली में अनुवाद है, लेकिन खड़ी बोली में लिखा जाने वाला पहला नाटक अगर पूछा जाता है तो फिर राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक। हिंदी के पहले अभिनीत नाटक मतलब ऐसा कौन सा वो नाटक है जिसका प्रथम बार मंचन हुआ, खेला गया जो नाटक, तो वो है आपका शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया जानकी मंगल। 1868 में इसका मंचन हुआ था और भारतेंदु जी ने इसमें लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। शकुंतला जो नाटक है, इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा की राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित शकुंतला नाटक में ही अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपनी मूछें कटानी पड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से अनुमति ली थी। ये बात साहित्य जगत में बड़े चर्चा का विषय रही है, तो ये भी एक सामान्य सी जानकारी है। ठीक है, इसके बाद उस दौर में जैसे पारसी थिएटरों का प्रभाव शुरू हुआ तो ओपेरा भी लिखे गए। ओपेरा से मतलब गीति नाट्य से, जिसको हिंदी में हम लोग गीति नाट्य कहते हैं, ओपेरा भी लिखे गए। इसमें अमानतकृत जो इंदर सभा बड़ी चर्चित हुई, बहुत जगह पे इसका मतलब मंचन हुआ, बहुत लोगों ने इसे सराहा भी था। अमानत का ये नाटक था इंदर सभा, ओपेरा कहा जाता है इसको, यानी गीति नाट्य, जिसके पैरोडी के रूप में आपने देखा था भारतेंदु जी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। भारतेंदु जी ने बंदर सभा लिखी है उसकी पैरोडी के रूप में। तो ये गीति नाट्य है विधागत रूप से। अगर भारत में पहले पहल रंगशाला निर्मित करने की बात हो, रंगशाला मतलब जहां पर नाट्य मंचन होता है, जहां नाटक खेले जाते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले रंगशाला जो है वो प्ले हाउस नाम से कलकत्ता में बनाया गया था। 1776 ईस्वी में प्ले हाउस की स्थापना हुई थी, तो ये पहली रंगशाला है। इसके बाद 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। 1789 ईस्वी में कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम का इसमें अभिनय हुआ था, जिसकी भाषा उस समय अंग्रेजी का प्रचलन था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इसमें उसको अभिनीत किया गया था। ठीक है, इसके बाद हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को लेकर के मतलब इसके स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं, किन किन स्रोतों से, एक तो हमें साफ तौर पे दिखता ही है कि ये संस्कृत से होते हुए यहाँ तक आई है, लेकिन कई आलोचकों ने इस पर अपनी रचनाएं की हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा की एक बड़ी चर्चित आलोचनात्मक कृति है हिंदी नाटक उद्भव एवं विकास। तो हिंदी नाटक उद्भव एवं विकास के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग भाषाओं में पहले आरंभिक दौर में लिखे गए नाटकों का विश्लेषण किया है, जिसमें अभ्रंश, मैथिली, राजस्थानी, बंगला, मराठी आदि कई भाषाओं के नाटकों का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने हिंदी नाटक के स्रोत के रूप में दो स्रोतों का उल्लेख किया कि हिंदी नाटक जो है, हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का जो आरंभ समावेश जो होता है वो मुख्य रूप से दो स्रोतों से होता है। एक स्रोत तो उन्होंने बताया कि स्वांग के माध्यम से, क्योंकि हिंदी नाट्य विधा के प्रवर्तन होने से पहले स्वांग चलता था। स्वांग का जो दौर है वो कण्हपा काल से ही चलते रहता था, सिद्धों के समय में भी चलता था, और सिद्धों के समय में स्वांग जो था वो डोमिनियों के द्वारा किए जाते थे। दूसरा उन्होंने स्रोत जो बताया है वो बताया है रास।
रास जो है अधिकतर बहुरूपियों के द्वारा होता था या जिन सेवकों के द्वारा होता था। तो इन्हीं दो स्रोतों को मुख्य रूप से डॉक्टर दशरथ ओझा ने आधारगत किया है और कहा है कि इन्हीं दो स्रोतों के सहायता से हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का प्रवेश होता है। आचार्य शुक्ल जो हैं हिंदी गद्य का ही प्रवर्तन नाट्य विधा से मानते हैं। शुक्ल के अनुसार, यदि शुक्ल जी के इतिहास को आपने पढ़ा है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि आचार्य शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि हिंदी गद्य विधा का जो प्रवर्तन हुआ है वो नाटकों के माध्यम से ही हुआ है। पहले यानी गद्य विधा में सबसे पहले नाटक ही लिखे गए हैं। ठीक है, नाटकों पर प्रभाव संस्कृत काल से तो चला ही आ रहा है। बाकी अन्य भाषाओं में लिखे गए जो भी नाटक हैं आरंभिक दौर के, जिस पर चर्चा हम लोगों ने दशरथ ओझा का संदर्भ लेते हुए किया ही किया। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं जो कि खास हैं। वो ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में लोक नाट्य शैली क्या रही है। कई बार लोक नाट्य शैली से संबंधित भी प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर लोक नाट्य शैली में आपको बस सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि कहाँ का क्या है। लोक नाट्य शैली की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में लीला, रास और नौटंकी इसका प्रचलन है। मध्य भारत की अगर हम बात करें, मध्य भारत से मतलब एमपी, छत्तीसगढ़ आदि वाला जो क्षेत्र है, तो वहां का मुख्य रूप से है आपका माच। मध्य भारत में लोक नाट्य कला मुख्य रूप से जो है वो माच है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लोक नाट्य शैली मुख्य जो है वो है ख्याल। गुजरात की बात करें तो गुजरात की लोक नाट्य शैली जो है वो भवई। बंगाल की बात करें तो बंगाल में, बंगाल की लोक नाट्य शैली जो है वो जात्रा है, जात्रा वहां फेमस है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का लोक नाट्य जो है वो भांड है। बिहार की बात करें तो बिहार में कीर्तनिया, अंकिया और विदेशिया प्रचलित नाट्य शैली हैं, जिसमें विदेशिया का प्रचलन सबसे अधिक रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ललित, दशावतार और तमाशा वहां के मुख्य लोक नृत्य हैं। दक्षिण भारत में आप देखते हैं, दक्षिण भारत में यक्षगान चलता है। हरियाणा में मुख्य रूप से लोक नाट्य के रूप में स्वांग का प्रचलन है, हरियाणा में स्वांग प्रचलित है। हिमाचल में आप देखेंगे करियाला और असम में आप देखेंगे अंकिया। ठीक है, अब जैसे उत्तराखंड की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का है वही उत्तराखंड का है लोक नाट्य, क्योंकि ये एक राज्य से ही बने हैं। झारखंड की बात करेंगे तो जो बिहार का है वही झारखंड का भी है। तो इस तरह से ये लोक नाट्य भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, लोक नाट्य को भी आपको ध्यान में रखना है। लोक नाट्य शैलियां भी कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका नाटक के संबंध में कुछ ऐसे सामान्य तथ्य। अब हम लोग नाटकों के वर्गीकरण यानी नाटक के आलोचनात्मक पक्ष पर चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से पहले चर्चा करेंगे कि काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से नाटक क्या है, इसके भेद उपभेद कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई प्रश्न हो, किसी का कोई, जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, यहां तक यदि कोई किसी का प्रश्न है, कोई बात है तो अपनी बात रख सकते हैं। 1 मिनट का समय ले रहा हूं मैं, यदि कुछ पूछना चाहें अपनी बात रखें। चलिए, मुझे लग रहा है मामला क्लियर है। लोक नृत्य और लोक नाट्य में अंतर होता है जी।
यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लोक नाट्य शैली की कर रहे हैं, लोक नृत्य की नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, छोलिया जो है वो नृत्य है, नाट्य नहीं है। नृत्य जो होता है नाटक का एक तत्व मात्र होता है, ठीक है ना। यदि लोक नृत्य पूछा जाता है तो आप इसकी बात कर सकती हैं। यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो नाट्य की कर रहे हैं, लोक नाट्य। क्लियर है, समझ रही हैं ऋचा पांडे? ठीक है। अब नाटक में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नाटक क्या होता है। परंपरागत काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नाटक, आधुनिक दृष्टि से बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आधुनिक दृष्टि से जो नाटक का विवेचन होगा वही विवेचन आपको कहानी में भी मिलेगा, वही विवेचन आपको उपन्यास में भी मिलेगा। तो आधुनिक दृष्टिकोण से जो नाट्य विवेचना होती है उसमें कहानी, उपन्यास और नाटक तीनों के तत्व एक जैसे ही होते हैं। नाटक में एक तत्व बढ़ जाता है, अभिनेयता। कहानी और उपन्यास में 6 तत्व माने गए हैं, नाटक में एक तत्व और अभिनेयता बढ़ जाने से उसके 7 तत्व बन जाते हैं। तो इस पर चर्चा हम लोग कहानी उपन्यास के दौरान भी करेंगे। अभी नाटक की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं परंपरागत काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ठीक है। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से आप सभी जानते हैं कि नाटक जो है ये शास्त्रीय दृष्टि से, यानी संस्कृत में नाटक के जो प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अनुसार नाटक जो है वो काव्य की एक दृश्य विधा है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक मानक में ये गद्य है और परंपरागत में क्या है, काव्य है। तो परंपरागत अवधारणा के अनुसार नाटक जो है वो काव्य की दृश्य विधा है जो रंगमंचीयता और अभिनयता से युक्त होती है। परंपरागत दृष्टि से नाट्य विधा के अंतर्गत यानी नाटक के 3 तत्व स्वीकार किए जाते हैं, कथानक, पात्र योजना और रस योजना। तो परंपरागत दृष्टि से 3 तत्व आपके नाटक के, कथानक, पात्र योजना और रस योजना, ठीक है। यही चीज जब हम आधुनिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो वहां पर 7 तत्व बन जाएंगे। अब नाटक के संदर्भ में आप सभी ने पढ़ा होगा कि भरत मुनि ने इसे पंचम वेद से संज्ञापित किया है। नाटक के आदि आचार्य जो हैं वो भरत मुनि ही है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया है। उनका ये मानना है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीति तत्व, यजुर्वेद से अभिनेयता और अथर्ववेद से रस लेकर के एक अन्य विधा की रचना की जिसे नाटक के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए चूंकि इसके सारे तत्व जो हैं वो वेदों से ग्रहित हैं, इसलिए इसको पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी अवधारणा दी है आपके भरत मुनि ने। तो भरत मुनि के अनुसार नाटक जो है वो पंचम वेद है, 4 वेदों से अलग एक 5वां वेद है, क्योंकि इस नाटक के अंतर्गत जो भी तत्व समाहित हैं वो उन्हीं 4 वेदों से लिए गए हैं। तो ये तथ्यगत रूप से आपको ध्यान रखना है। और बाकी भरत मुनि की अवधारणा नाटक को लेकर उनकी परिभाषा आप सभी को याद ही होगी, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में नाटक जो है वो रमणीय होता है, ऐसा उनका मानना है। अब इसको आपने देखा होगा या इससे पहले की क्लास में भी कुछ एक बच्चों ने चर्चा की थी कि इसको रूपक भी कहा जाता है। निश्चित तौर पे इसको रूपक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बात का स्पष्टीकरण आप यहां ले लेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने इसमें रूपक विधा, इसको रूपक से संज्ञापित किया। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार दृश्य काव्य जो है वो अभिनेय होने के कारण, चूंकि ये दृश्य काव्य है और इसमें अभिनेयता का तत्व है, यानी इसका अभिनय किया जाता है, इसको खेला जाता है, इसमें अभिनेता होते हैं जो इसको एक्टिंग करते हैं, प्ले करते हैं। तो जो दृश्य काव्य है उसमें अभिनेता होने के कारण इसमें क्या होता है, रूप का विधान हो जाता है, और रूप का विधान हो जाने के कारण ही इसको रूपक से संज्ञापित किया जाता है। तो ये आचार्य विश्वनाथ की अवधारणा है कि दृश्य काव्य जो है अभिनेयता से जुड़ जाने के कारण या अभिनय होने के कारण उसमें
रूप विधान हो जाता है और रूप विधान होने के कारण ही इसको रूपक की संज्ञा भी दी जाती है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम दृश्यम तद्राभिनेयम तद्रूपारोपातु रूपकम। मतलब इसमें ये दृश्य काव्य है और इसमें रूप का आरोप या विधान हो जाने के कारण ही इसको रूपक से संज्ञापित किया गया है। तो इस तरह से इसको रूपक भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत यानी परंपरागत रूप से यदि देखेंगे तो इस रूपक के 10 भेद स्वीकार किए गए हैं। इस रूपक के मुख्य भेद जो हैं वो 10 माने गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उपभेद भी होते हैं, लेकिन रूपक के मुख्य भेद जो स्वीकार किए गए हैं वो आपके 10। अब उन्हीं 10 अलग अलग भेदों पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कुछ उपभेद या जो उनके हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। रूपक के 10 भेदों में सबसे पहला भेद नाटक। नाटक की जहां तक बात है तो नाटक जो होता है ये रूपक का सर्वश्रेष्ठ भेद होता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। इसका कथानक जो होता है ये 5 संधि युक्त होता है, 5 संधियों से युक्त होता है। नाटक के अंतर्गत 5 से 10 तक अंक हो सकते हैं। इसमें और जो इसके पैरामीटर हैं और जो इसके मानक हैं उसके अनुसार इसका नायक जो होता है वो धीरोदात्त होता है। और नाटक जो है इसमें श्रृंगार या वीर रस की केंद्रीयता होती है, यानी नाटक का अंगी रस जो है वो वीर रस होना चाहिए या श्रृंगार रस होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो नहीं समझ पा रहे हो। नाटक जो है इसमें 5 से 10 तक अंक होते हैं, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है ये रूपक का। और दूसरी चीज जो है इसका नायक जो होता है वो धीरोदात्त होता है। तीसरी चीज इसमें वीर या श्रृंगार रस की केंद्रीयता अवश्य होगी। ठीक है, इसके बाद रूपक का जो दूसरा प्रकार है या दूसरा भेद है वो है भाण। भाण की पहचान क्या होती है कि भाण जो होता है वो एक अंकीय होता है, यानी भाण में एक ही अंक होगा और इसमें श्रृंगार रस एवं हास रस की केंद्रीयता होगी। भाण में केंद्रीयता जो होगी वो श्रृंगार रस की या हास्य रस की केंद्रीयता होगी। और भाण में एक चीज और भी आपको देखने मिलेगा, भाण में जो होगा बीच बीच में संगीत योजना भी होती है, गीत संगीत की योजना भी की जाती है। तो भाण के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि भाण जो होता है वो एक अंकीय होता है। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार या हास्य रस की केंद्रीयता होगी और इसके साथ साथ इसमें बीच बीच में संगीत योजना भी रहती है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है आपके रूपक का वो कहलाता है प्रकरण। प्रकरण जो है इसकी पहचान ये होती है कि इसकी जो कथा वस्तु होती है यानी इसका जो कंटेंट होता है, कथा वस्तु काल्पनिक होती है, कल्पना से जुड़ी होती है। दूसरी चीज इसका नायक जो होता है वो नाटक के नायक की तुलना में निम्न श्रेणी का होता है। नाटक का जो नायक है वो धीरोदात्त, लेकिन जो प्रकरण है इसका नायक नाटक के नायक की तुलना में श्रेणीगत रूप से निम्न होता है। नायिका जो है इसकी प्रकरण की स्वकीया भी हो सकती है, परकीया भी हो सकती है। तो यहाँ नायिका, नाटक में नायिका हमेशा स्वकीया रहेगी, लेकिन यहाँ पर नायिका के लिए भी विधान है कि यहाँ नायिका स्वकीया भी हो सकती है या परकीया भी हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद चौथा जो भेद या प्रकार है रूपक का वो है व्यायोग। व्यायोग जो होता है ये एक अंकीय होता है, पहली चीज। अब एक अंकीय तो भाण भी होता है, फिर हम फर्क कैसे करेंगे? तो इसका फर्क ये है कि एक अंकीय होने के साथ साथ व्यायोग जो है ये नायिका विहीन होता है, इसमें नायिका नहीं होती है। ठीक है, नायिका विहीन होता है। इसकी कथा वस्तु जो होती है वो प्रायः ऐतिहासिक होती है। व्यायोग में ये विशेषता होती है कि इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है। ठीक है,
इसमें निश्चित तौर पे युद्ध के दृश्य अवश्य अंकित होंगे, युद्ध के दृश्यों को इसमें जरूर शामिल किया जाता है, तथा इसकी जो कथा होती है किसी भी घटना से ली गई हो, किसी भी ऐतिहासिक घटना से ली गई हो, उसके पूरे घटनाक्रम की नहीं बल्कि एक दिन के घटनाक्रम की कथा को आधार बनाया जाता है। यानी इसमें जो भी घटना वर्णित होती है वो महज एक दिन की घटना होती है, और इसका नायक जो होता है वो वीर पुरुष होता है या अवतारी पुरुष होता है। तो इस तरह से ये व्यायोग की पहचान है। इसके बाद रूपक का पांचवा भेद डिम। डिम जो होता है ये 4 अंकीय होता है। डिम की कथा वस्तु जो होती है वो प्रायः तिलिस्मी होती है। तिलिस्म आप लोग जानते ही होंगे। तिलिस्म का मतलब ऐन्द्रजालिक, जिसमें जादुई चीजें दिखाई गई हों, कारामाती चीजें दिखाई गई हों। तो इसकी जो कथा वस्तु होती है वो तिलिस्मी होती है, और इसमें आप देखेंगे कि इसका नायक जो है या तो देवता है या दानव है या कोई चमत्कारी अवतारी पुरुष है। आमतौर पर डिम जो होता है, डिम का अंगी रस जो होता है यानी केंद्रीय रस जो होता है वो होता है रौद्र रस। तो डिम की विशेषता ये होती है कि इसका अंगी रस रौद्र रस होगा। रौद्र रस होने के साथ साथ इसकी जो कथा वस्तु होगी वो टेलिस्मिक होगी, तिलिस्मी होगी, और इसका नायक जो होता है वो देव दानव या कोई अवतारी व्यक्ति, अवतारी पुरुष होता है। ठीक है। इसके बाद प्रहसन। प्रहसन जो है आप सभी जानते हैं हास्य व्यंग्य शैली में लिखा जाता है। प्रहसन की विशेषता ये होती है कि ये 1 या 2 अंकों का होता है। अक्सर प्रहसन में 1 अंक होते हैं या कभी कभार 2 अंक भी योजित किए जाते हैं, लेकिन इसकी शैली जो होती है वो हास्य व्यंग्य की होती है। ठीक है। परंपरागत रूप से पहले तो इसकी जो व्यवस्था थी प्रहसन में 1 ही अंक होता था, लेकिन अब आधुनिकता के दौर में प्रहसन में 1 से अधिक अंक भी नियोजित किए जाने लगे हैं। 2 अंक 3 अंक तक भी नियोजित किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो परंपरा है परंपरागत रूप से ये 1 अंकीय होता था। इसके बाद 7वां भेद रूपक का। इसका 7वां भेद या प्रकार जो होता है वो होता है वीथी। वीथी जो होती है 1 अंकीय द्विपात्रीय। वीथी में 1 ही अंक होता है, पात्र 2 होते हैं, और इसमें रस केंद्रिता की बात करें तो श्रृंगार या हास्य रस की केंद्रीयता होती है। ठीक है। ये पूरी तरह से श्रृंगार या हास्य रस से संयुक्त होता है। 8वां जो भेद या प्रकार होता है रूपक का वो कहलाता है अंक। अंक जो होता है ये 1 अंकीय होता है, इसमें 1 ही अंक होता है। अंक की विशेषता ये होती है कि ये करुण रस प्रधान होता है, और इसका जो नायक होता है वो धीर प्रशांत होता है। मतलब हरिश्चंद्र की तरह का नायक या युधिष्ठिर की तरह का नायक होता है, जो धीर भी हो और प्रशांत, धीर प्रशांत नायक होता है इसका। ठीक है। इसके बाद 9वां जो प्रकार है वो है ईहा मृग। ईहा मृग जो है ये 4 अंकीय होता है, 4 अंकों का होता है, और इसकी कथा वस्तु जो होती है वो मिश्रित होती है। कथा वस्तु मिश्रित होने का मतलब ये हुआ कि या तो इसकी कथा वस्तु जो है वो, इसकी कथा वस्तु का कुछ भाग जो होगा वो ऐतिहासिक या पौराणिक होगा, और कुछ भाग जो होगा वो काल्पनिक होगा। मतलब प्रख्यात कथा और काल्पनिक कथा दोनों का क्या होगा, वो मिश्रण होगा। उसी को कहा जाता है मिश्र कथा वस्तु। ठीक है। इसका नायक जो होता है वो प्रायः ईश्वर होता है, और नायिका जो होती है वो देवी के रूप में होती है। इसके बाद 10वां अंतिम जो इसका भेद रूपक का माना गया है वो होता है समवकार। समवकार जो होता है वो होता है आपका 3 अंकीय। समवकार में 3 अंक होते हैं। समवकार की कथा वस्तु जो होती है वो पौराणिक होती है, और इसके साथ साथ इसमें नायकों की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है। इसमें 12 तक नायक हो सकते हैं।
तो ये आपके मुख्य रूप से रूपक के भेद या प्रकार थे। इसके साथ साथ इसके उपभेदों में और भी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे उपरूपक भी इसका एक भेद होता है। उपरूपक जो होते हैं ये अपने 18 प्रकार के होते हैं। नाटिका का नाम भी आपने सुना होगा, नाटिका भी होती है। नाटिका जो होती है वो 4 अंकीय, और नाटिका में आप पाएंगे कि इसमें स्त्री पात्रों का महत्व अधिक होगा या स्त्री पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। नाटिका की एक विशेषता और होती है कि नाटिका में स्त्री पात्रों की संख्या अधिक होती है, उसके साथ साथ मुख्य नायिका जो होती है वो होती है कनिष्ठा, मतलब जो छोटी बाद की नायिका होती है वो उसकी मुख्य नायिका होती है। इसके साथ साथ आप लोगों ने त्रोटक का नाम सुना होगा। त्रोटक जो है इसमें 5, 7, 8 या 9 तक अंक होते हैं, और इसके प्रत्येक अंक में विदूषक यानी कॉमेडियन होता है, और इसका नायक जो होता है वो दिव्य व्यक्ति हो, दिव्य पुरुष होता है। सट्टक आपने सुना होगा। सट्टक जो होता है ये प्राकृत में होता है, हिंदी में तो नहीं होता, ये प्राकृत में होता है। और सट्टक जो होता है इसमें प्रवेशक या विस्कंभक की भूमिका नहीं होती। प्रवेशक या विस्कंभक ऐसे जो भी पारिभाषिक तत्व हैं उन पर आगे हम लोगों की चर्चा इसमें होनी है। नाट्यरासक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नाट्यरासक जो होता है 1 अंकीय होता है, और इसका नायक जो होता है वो उदात्त होता है। नायिका जो होती है वो पूरी तरह से श्रृंगारी नायिका होती है, और इसमें आपको नाट्यरासक में एक पीठ मर्द नायक की भी मुख्य भूमिका रहती है। एक पीठ मर्द नायक होता है। पीठ मर्द नायक का मतलब सह अभिनेता, जिसको जैसे रामायण राम कथा की बात करें तो राम मुख्य अभिनेता हैं और लक्ष्मण जो हैं उनके सह अभिनेता हैं, यानी पीठ मर्द नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो इस तरह से रूपक के ये सारे भेद उपभेद होते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग पहले भी कर रहे थे। जब भारतेंदु जी को पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ये सारे शब्द आ रहे थे। प्रसाद जी को पढ़ेंगे वहाँ भी इस तरह के शब्दों की आवृत्ति होगी उनके नाटकों के पहचान के रूप में। ये सारी चीज़ें उस दौर के नाटक में, भारतेंदु योगिन नाटक में या प्रसाद योगिन नाटक में इसलिए इनका समावेश होता है क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से नाटक जो है वो आधुनिकता में ही नहीं रंगे हैं, वहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए वहाँ पर परंपरागत जो मानक हैं नाटकों के वे भी वहाँ से पूछे जाते हैं, भारतेंदु योगिन नाटकों में या प्रसाद योगिन नाटकों में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कथानक आदि पर चर्चा करेंगे। कथानक के प्रकार, कथानक कितने तरह के होते हैं, कौन सा क्या होता है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो अपनी बात रख सकते हैं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, किसी की कोई क्वेरी हो अपनी बात रख सकते हैं। क्लियर है मामला? आगे बढ़े। नहीं, रूपक के प्रकार को नाटक के प्रकार क्यों कहेंगे? नाटक भी रूपक का ही एक भेद होता है। ठीक है, नाटक जो है वो रूपक का ही एक भेद होता है। अब चूंकि आधुनिक हिंदी नाटक में चूंकि रूपक जो ये शब्द है ये संस्कृत काव्य शास्त्र के दौर से ही चला आया है। आधुनिक में आने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर सिर्फ नाटक बच जाता है। और नाटक में आपको ज्यादातर अब आधुनिक आधार पर, आधुनिक दौर के जो नाटक हैं उनका विवेचन जो होता है वो आधुनिक आधार पर किया जाता है। तो यहाँ आपको नाटक
गीति नाट्य और एकांकी, ये इस तरह के भेद मिलेंगे ना। यहाँ पर आपको नाटक मिलेगा, गीति नाट्य मिलेंगे, एकांकी मिलेंगे, इस तरह के भेद यहाँ पर मिलेंगे नाटक में। लेकिन चूंकि भारतेंदु से लेकर प्रसाद युग तक इसकी चर्चा हुई है और काव्य शास्त्र भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है। आधुनिक युग के नाटक को हमें इस लेवल पे पढ़ना ही नहीं है, आधुनिक युग के नाटकों को रूपक या ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन चूंकि यहाँ से ये प्रश्न उठाए जाते हैं, इसलिए ये चर्चा करनी आवश्यक हो गई। और इसमें से यदि कोई भी चीज जहाँ पर आपको लगे कि नहीं मुझे इस पर कुछ और पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग भारतेंदु जी का जो निबंध है नाटक, उसको एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। भारतेंदु जी के द्वारा रचित नाटक निबंध जो है, उसमें आपको सारी चीजें ये पूरा विस्तार से उन्होंने लिखा है। तो यदि इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है या कहीं पे कुछ और रेफर करना चाहते हैं कुछ चीजों को, तो उसके लिए आप लोगों को भारतेंदु जी का नाटक निबंध एक बार को पढ़ना होगा। ठीक है, अब यहां पर आपने, ऋचा जी, आपने नाटक के 7 भेद कहां से पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए? 7 तत्व पढ़े होंगे, 7 भेद नहीं पढ़े होंगे। नाटक के आपने 7 तत्व पढ़े होंगे। अब देखिए, कथानक, कथानक के भेद जो हैं वो कई आधार पर किए जाते हैं। कथानक जो है कई आधारों पर पढ़े जाते हैं। कथानक का जो पहला भेद हम लोग करेंगे, पहला भेद जो हम पढ़ेंगे वो अभिनेयता की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, अभिनय के आधार पर कथानक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अभिनय की दृष्टि से कथानक के 2 प्रकार, एक होता है दृश्य और दूसरा होता है सूच्य। दृश्य का मतलब समझ रहे होंगे, दृश्य जिसका मंचन रंगमंच पर किया जाता है पात्रों के द्वारा। और सूच्य कथानक वो कहलाता है जो किसी पात्र के द्वारा या स्पेशली उसी काम के लिए कोई पात्र निर्धारित किया गया है, जो उसकी सूचना दे देता है। उसे अभिनय, उसका अभिनय नहीं किया जाता है, उसकी सूचना मात्र दी जाती है। तो इस तरह से कथानक जो है अभिनेता के आधार पर आपके 2 प्रकार के, दृश्य और सूच्य। ठीक है, अब इसमें दृश्य की बात करें तो दृश्य वो कथानक का भाग है जिसका मंचन रंगमंच पर किया जाता है पात्रों के द्वारा। और सूच्य वो कथानक है जो रंगमंच की अपर्याप्तता कहें या कथा का अनावश्यक विस्तार कहें, इन चीजों से बचने के लिए कथा वस्तु का जो भाग सिर्फ सूचित कर दिया जाता है, कोई पात्र आकर के उसकी सूचना दे देता है दर्शक या प्रेक्षक को, वो भाग जो है वो कहलाता है सूच्य। ठीक है, अब यहाँ सूच्य जो है ये, इसका विश्लेषण किया जाना, यहाँ से अक्सर प्रश्न उठाते हैं। सूच्य जो होता है मतलब जो सूचना दी जा रही है किसी भी पात्र के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? तो सूच्य की सूचना देने वाला जो होता है उसको कहा जाता है अर्थोपेक्षक। मतलब अर्थोपेक्षक क्या होता है? तो मोटे तौर पे ये ध्यान रखिए कि नाटक का वह भाग जो रंगमंच पर अभिनीत नहीं होता, जिसकी सूचना दी जाती है, वो सूचना देने वाले को ही कहा जाता है अर्थोपेक्षक। ठीक है, अब अर्थोपेक्षक जो है, अर्थोपेक्षक 5 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है विस्कंभक, दूसरे को प्रवेशक, तीसरे को चूलिका, चौथे को अंकास्य, 5वें को अंकावतार। अब अर्थोपेक्षक के संदर्भ में विस्कंभक क्या होता है, प्रवेशक क्या होता है, चूलिका क्या होती है, अंकास्य क्या होता है, अंकावतार क्या होता है, इन पर बात करें तो सबसे पहले विस्कंभक की बात कर लेते हैं। विस्कंभक जो होता है वो अतीत या भावी, भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाला सूचक होता है। मतलब ऐसा सूचक जो बीती हुई घटनाओं की जानकारी दे। कई बार आपने देखा होगा
कि कथा का आरंभ जो होता है वो बीच से होता है और उससे पहले की जो भी कथा वस्तु, जो भी प्रसंग होता है, उसके साथ उसको जोड़ने के लिए सूचक आता है और उस बात को कह देता है, और कहानी जहां से स्टार्ट हो रही है उसके पीछे भाग से वो जुड़ जाती है। तो विस्कंभक जो होता है, इसका काम यही होता है कि ये अतीत या भावी घटनाओं की सूचना जो है वो देता है। दूसरा, प्रवेशक। अर्थोपेक्षक का दूसरा प्रकार जो है वो कहलाता है प्रवेशक। प्रवेशक जो होता है ये भी अतीत या भावी घटनाओं की सूचना ही देता है, लेकिन अंतर ये होता है विस्कंभक और प्रवेशक में कि विस्कंभक जो होता है ये उच्च उसका श्रेणी का होता है, और जो प्रवेशक होता है ये अधम श्रेणी का पात्र होता है। विस्कंभक जो है वो उच्च श्रेणी का पात्र होगा और प्रवेशक जो होगा वो निम्न श्रेणी या अधम श्रेणी का पात्र होता है। क्लियर है? तीसरी चीज, चूलिका। चूलिका जो नेपथ्य से सूचना दी जाती है, यानी पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है, उसको कहा जाता है चूलिका। चौथी चीज, अंकास्य। अंकास्य जो है वो अगले अंक के प्रारंभ होने संबंधी सूचना होती है कि सूत्रधार, नहीं जी वो अब आएगा, सूत्रधार भी अब आएगा, उसको अंकावतार कहते हैं। अंकास्य जो होता है वो अगले अंक के प्रारंभ होने संबंधी सूचना होती है। पांचवी चीज इसमें अंकावतार होता है। अंकावतार का मतलब प्रथम अंक की कथा वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक का आरंभ कर दिया जाए, इसको कहा जाता है अंकावतार। तो इस तरह से आपका जो अर्थोपेक्षक है, अर्थोपेक्षक ये 5 प्रकार होते हैं: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। ये पांचों ही चीजें पूछी जाती हैं। इन पांचों को ध्यान रखेंगे, किसको क्या कहा जाता है। सामान्यतः विस्कंभक और प्रवेशक दोनों एक ही चीज है। यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि विस्कंभक जो है वो उच्च श्रेणी का होता है और प्रवेशक जो है वो अधम श्रेणी का होता है, निम्न श्रेणी का होता है। चूलिका जो है वो नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना है। अंकास्य जो है अगले अंक के प्रारंभ होने संबंधी सूचना होती है, और अंकावतार का मतलब ये होता है कि प्रथम अंक का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की कथा वस्तु जो है वो आरंभ हो जाती है, इसी को कहा जाता है अंकावतार। तो ये तो हो गई अर्थोपेक्षक की बात, जो कि सूच्य की सूचना देने वाला होता है। अब यहाँ पर ये प्रसंग इसलिए आया क्योंकि कथानक जो है वो, कथा वस्तु जो है वो 2 प्रकार की बन रही है, दृश्य और सूच्य। तो अर्थोपेक्षक की जो हमने चर्चा की वो सिर्फ किस संदर्भ में की? सूच्य वाले संदर्भ में की। सूच्य कथानक के लिए इसकी भूमिका बनती है। ठीक है। अब अन्य आधारों पर भी कथानक, कथा वस्तु आदि के भेद किए जाते हैं, जिन पर और आधारों पर चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज का समय जो है वो अब समाप्त हो चुका है। कल की क्लास में आगे की चर्चा करेंगे, और यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट रहा हो तो अपनी बात रख सकते हैं। हाजी, नाटक में होता है सूत्रधार, बिल्कुल होता है। ठीक है, और किसी का कोई इशू? किसी की कोई समस्या? चलिए ठीक है, फिर कथानक के और जो भी प्रकार हैं उस पर चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ऋचा जी, हिंदी का पद में कैसे बताऊं कितने आएंगे, लेकिन हिंदी में आमतौर पे 100 के आसपास पद तो रहते ही रहते हैं अब तक जो आए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।
हिंदी में पद ज़्यादा होते हैं लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।